हेलो स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करती हूँ जुपिटर वाइब्स में। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक हमेशा लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक बना रहा है। जब भी हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, हम लोग के पास बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जिसके साथ हम ये एसोसिएट्स कर सकते हैं कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी। बट एज़ पर हमारे सिलेबस आज हम देखने वाले हैं कि क्या क्या कंटेंट है हमारे फर्स्ट चैप्टर में। पहला कंटेंट है व्हाट इज़ साइकोलॉजी, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, तीसरा है पॉपुलर नोटेशन अबाउट द डिसिप्लिन, इवोल्यूशन साइकोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन, साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। सो बेसिकली आज हम लोग टोटल 8 से 9 टॉपिक देखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं अंडरस्टैंड करवा दूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं, जिस कलर की वजह से नेक्स्ट टाइम अगर आप ये पढ़ेंगे टॉपिक तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि क्या क्या आपको अटेंशन देना है और क्या आपको इग्नोर करना है। तो जो मैंने यहाँ पे लाइट पिंक में जो यूज़ किया है वो आप मेन कंसेप्ट के हिसाब से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले मैं आप सभी को यही क्वेश्चन पूछूंगी कि आपको क्या लगता है साइकोलॉजी क्या है। जब हम ये क्वेश्चन क्लास में पूछते हैं तो बहुत सारे लोगों का जवाब ये होता है कि अरे इससे हमको ये समझ में आ जाएगा कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, या मैं किसी के बारे में क्या सोचती हूँ, या लोगों को अपने बारे में या दूसरों के बारे में जो परसेप्शन बनता है वो कैसे बनता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम सब अलग अलग हैं और बट हमारे कुछ फीचर्स है जिसके द्वारा हम लोग सब एक भी है। तो आज हम देखते हैं कि जब कोई चीज़ अलग होती है, जैसे कि किसी ने किसी को मारा, या जब कोई पर्टिकुलर बिहेवियर एक अपने इसमें करते हैं, लोग अपने बिहेवियर दिखाते हैं। वो अगर कोई बंदा बहुत ही सैड है तो क्या वो सैडनेस को हम लोग हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने देखी होगी 9/11 की जो वॉर हुई, या फिर ईरान के ऊपर जो हमले हुए, ये सारी की सारी क्या चीज़ें दिखाती है, हम सब अलग अलग क्यों है, या हम सबका बिहेवियर या हमारी सबकी मेंटालिटी अलग क्यों है। यहाँ पे एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूँगी मेजर HPS अहुल्यावाला का, जो एक हमारे सोल्जर थे जिन्होंने अपने बॉडी का मतलब कि वेस्ट के नीचे का जो पार्ट था वो पाकिस्तान के साथ में एक वॉर के टाइम पे उनका वो पैरालाइज्ड हो गया। बट उनका माइंड पावर इतना था कि उसके बावजूद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट को पार किया था। तो ऐसी क्या चीज़ होती है कि जो बंदा हाफ डेड है, या हाफ डेड तो नहीं बोल सकते हैं, बट जो बंदा हाफ नॉन वर्किंग है, फिर भी उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जिससे द्वारा वो अब इतना जो लोगों ने इजीली नहीं कवर कर सकते वैसी कोई अचीवमेंट उसके पास उसने एक्वायर की है। तो ये कैसे पॉसिबल है। तो जब हम बात करते हैं माइंड की, तो माइंड के बारे में हमको सबसे पहला ये समझ में आता है कि साइकोलॉजी एड्रेसेस एज अ ह्यूमन साइंस। सबसे पहला ये हम देखेंगे, फर्स्ट हमारे लिए डेफिनेशन हो जाएगी साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम ह्यूमन साइंस के बारे में बात करते हैं, जो डील करता है माइक्रो लेवल कॉन्शियसनेस से, जो हमारे अटेंशन के बारे में भी बताता है, या ऐसी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देता है। तो अभी आज हम देखेंगे कि अलग अलग चीज़ें क्या क्या है साइकोलॉजी में, जिसके द्वारा हम लोग इसको बहुत अच्छे से जान सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ साइकोलॉजी। जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी का जो वर्ड है जो 2 ग्रीक वर्ड से बना है, साइकी एंड लोगोस। इन दोनों को जब हम लोग ने एक किया तो इसका फुल फॉर्म हो गया साइकोलॉजी। साइको का मतलब होता है सोल, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना या उसके बारे में जानना। तो साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो सोल की स्टडी करवाती है।
जब इसके बारे में हमने और आगे जाना तो इसको हम एक सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी वॉज अ स्टडी ऑफ सोल और माइंड। वॉज क्यों लगाया है वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन नहीं आया है, ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था, वो एक फिलोसॉफी के ऊपर से बाद में इसको हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन करके साइकोलॉजी एक नया सब्जेक्ट निकाला है। तो उसके पहले इसको हम लोग स्टडी ऑफ सोल बोलते थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट फर्दर कि साइकोलॉजी इटसेल्फ एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन विच डील्स विद प्रोसेसेस अंडरलाइंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की तो साइकोलॉजी हमको क्या देती है? साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। साइंटिफिक का मतलब होता है कि अगर एक प्रैक्टिकल आप बार बार करोगे तो उसका रिजल्ट एक जैसा ही आएगा। आज एक रिजल्ट आया, दूसरे दिन कोई दूसरा रिजल्ट आया, तीसरे दिन कोई तीसरा रिजल्ट आया, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए साइकोलॉजी को एक अलग से स्पेसिफिकली एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बोला गया है जो बताता है कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर सर्टन एक्टिविटी कैसे रिलेटेड है हमारी ब्रेन से, या हम जब कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्यों रिस्पॉन्सिबल है, ये हम जानेंगे। तो जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की तो साइकोलॉजी आपको अपने बारे में इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन देता है, एक या दो लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम लोग इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी एक इंडिविजुअल के लिए, दो से ज़्यादा लोगों के लिए, ग्रुप के लिए, ऑर्गेनाइजेशन, सबके लिए हम लोग इसको स्टडी करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट फर्दर कि साइकोलॉजी के बारे में जब हम बात करते हैं एक डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन के अंदर क्या है? एक तो ये कैसे व्हाट इज़ स्टडीज़, यानी कैसे क्या इसके अंदर स्टडी किया जाता है और इसको कैसे स्टडी किया जाता है, ये दोनों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की तो साइकोलॉजी क्या 3 चीज़ें देता है, ये बार बार आपको आगे आएगा। ये एक तो मेंटल प्रोसेसेस के बारे में जानकारी देगा, एक्सपीरियंसेस के बारे में जानकारी देगा और बिहेवियर के बारे में। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से ये हम इन तीनों चीज़ को बारी बारी स्टडी करेंगे। तो जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी तो इट इज़ यूजेस द मेथोडोलॉजी ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस। देखो याद रखो कि हम इंडिविजुअल है, हम एक ह्यूमन बिहेवियर है। तो जब हम अकेले होते हैं हमारा एक बिहेवियर एक अलग पैटर्न में होता है, बट हम जब कोई ग्रुप के साथ होते हैं या हम हमारी सोसाइटी में होते हैं तो हम एक दूसरा व्यक्तित्व दिखाते हैं। तो साइकोलॉजी में हम दोनों चीज़ देखेंगे कि एक इंडिविजुअली बायोलॉजिकल वो कैसे बिहेव करेगा और एक वो जब सोसाइटी के अंदर होगा वो कैसे बिहेव करेगा, उसका हम सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। नाउ when we are talking about what are the 3 things which we are going to learn, तो सबसे पहला है mental processes। ये देखो ये मैंने यहाँ पे पर्पल कलर में दिखाया है जो मेंटल प्रोसेस, ये ज़्यादा डेफिनेशन या जो मेन पॉइंट्स है उसके लिए मैंने ये कलर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है। तो ऐसे ही आगे के जितने भी चैप्टर्स रहेंगे जब भी आपको इस तरीके से कुछ पर्पल कलर दिखता है इसका मतलब है वो थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देने वाली चीज़ें हैं। जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की तो साइकोलॉजी में मेंटल प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे, एक्सपीरियंसेस पढ़ेंगे एंड बिहेवियर पढ़ेंगे। देखिए मेंटल प्रोसेसेस एज अ ह्यूमन बॉडी हमारे ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं, बट हमारे सबके एक्सपीरियंसेस और वो एक्सपीरियंसेस पे एक अलग सा बिहेवियर, ये अलग अलग चीज़ें हो सकती है। When we talk about experiences, तो एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ है जो लोग इंटरनली फील करते हैं। तो जब हम बात करेंगे साइकोलॉजी की तो साइकोलॉजी से हमारा टर्म आएगा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से टर्म निकलता है इंटरनल। तो लोग अपने अंदर किस तरीके के एक्सपीरियंस लेते हैं वो इंटरनली डिपेंड होता है। तो ये हमारी एक मेंटल प्रोसेसेस होगी जो कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस से हमको फील होती है। वी यूज़ आवर मेंटल प्रोसेसेस व्हेन वी थिंक और ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हम हमारे कौन सी चीज़ों के लिए हम हमारा मेंटल यानी माइंड यूज़ करते हैं। तो जब भी हम कोई दिमाग से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, हम कुछ सोचते हैं, उस टाइम पे हमारी मेंटल प्रोसेसेस आती है पिक्चर में। वन लेवल एट विच दिस मेंटल प्रोसेसेस आर रिफ्लेक्टेड इज़ दी ब्रेन एक्टिविटी। इसको हम दूसरी तरीके से एक थोड़ा सा साइंटिफिकली और अच्छी तरीके से बोलेंगे तो ये हमारी ब्रेन एक्टिविटी है, ये हमारी मेंटल प्रोसेसेस है। जब हम सोचते हैं, हम कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या कोई भी तरीके की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो सारी की सारी ब्रेन एक्टिविटी बोली जाती है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं।
याद रखिए कि ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसको ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल है, जिसको हम ब्रेन इमेजिंग भी बोलते हैं। जब हम बात करते हैं ब्रेन एक्टिविटीज़, तो ब्रेन एक्टिविटीज़ हम सभी में एक जैसी होती है, बट वो इंटरडिपेंडेंट होती है। जब आप, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरी आँखों से मैं ये स्क्रीन देख रही हूँ और उसका इंटरप्रिटेशन मेरे माइंड से हो रहा है और मैं आपको स्पीच दे रही हूँ। तो जैसे कि हर एक ऑर्गन एक साथ मिलके कुछ एक्टिविटी करता है, तो हमारी जो मेंटल एक्टिविटीज़ है वो भी इंटरडिपेंडेंट है। उसके बाद जब हम बात करते हैं, अनलाइक द ब्रेन द माइंड डज नॉट हैव अ फिजिकल स्ट्रक्चर और हैज़ अ लोकेशन। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको याद रखना है। जब हम बात करते हैं ब्रेन की, जब हम बात करते हैं माइंड की, इन दोनों को लोग रिलेट भी कर सकते हैं या एक भी बोल सकते हैं, अलग अलग भी बोल सकते हैं। बट जब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ये चीज़ बोलना ज़रूरी होगा कि ब्रेन एक अलग चीज़ है, माइंड एक अलग चीज़ है। माइंड का कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है या उसका कोई लोकेशन नहीं है, लेकिन ब्रेन को अगर आप देखोगे सर्जरी करके, तो आपको ब्रेन का एक फिक्स लोकेशन है, उसका फिक्स स्ट्रक्चर है। तो ब्रेन और माइंड हमारे सब्जेक्ट में ये दो अलग अलग चीज़ है। Mind emerges and evolves as our interaction and experiences in this world get dynamically organized in the form of a system which is responsible for the occurrence of various mental processes. अभी इसका मतलब क्या है? जैसे भी अगर मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दे दूँ, जब आप बात करते हो कि अरे हाँ मेरे साथ ये ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, ये चीज़ें कुछ ऐसी हुई थी जो आपके पास्ट में हुई थी, लेकिन आज भी आपने उसको बहुत ही सलीके से याद रखा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो माइंड हमारे पास ऐसी चीज़ है जो हमारे इंटरेक्शन या हमारे एक्सपीरियंसेस को डायनामिकली ऑर्गेनाइज्ड करता है इन अ सिस्टम, और उसके बाद ये सब करने के लिए हमारी मेंटल प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेन एक्टिविटी प्रोवाइड्स इम्पॉर्टेंट क्लू एज टू हाउ आवर माइंड फंक्शंस। ब्रेन हमको क्या बोलता है? ब्रेन हमको हमारी जो माइंड फंक्शंस है उसके बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में हमको क्लू देता है। जब हम बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, वो एक ब्रेन एक्टिविटी है। जब हम सोते हैं तो सोते टाइम भी हमको जो ड्रीम्स आते हैं वो भी एक मेंटल एक्टिविटी है। कभी कभी ड्रीम में लोगों को कोई इंट्यूशन आते हैं, वो भी एक इंफॉर्मेशन है जो ब्रेन ने ही आपको दिया है। Some psychologists have shown that we also learn and remember in our sleep. ये भी प्रूव हो चुका है। ये जितना भी यहाँ पे आपको लिखा है, ये सारी की सारी एम्पिरिकल इंफॉर्मेशन है जो प्रयोग सिद्ध है, जिसको बार बार किया गया है और उसके नतीजे एक जैसे ही आए हैं। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने ये इंफॉर्मेशन डिराइव की है कि जब हम सोते हैं तो सोने के टाइम भी हम लोग लर्न कर सकते हैं, हम रिमेंबर कर सकते हैं। तो बेसिकली mental processes such as remembering, learning, knowing, perceiving, feeling are the interest of psychologist. इसका मतलब है कि आज से हम लोग जो भी टॉपिक्स देखने वाले हैं ये बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है, जो आप आज के बाद समझोगी कि हम रिमेंबर कैसे करते हैं, हम लर्न कैसे करते हैं, हम कोई चीज़ को कैसे जानते हैं, हम कोई चीज़ के बारे में अपना परसेप्शन कैसे बनाते हैं, और परसेप्शन के बाद हमारी फीलिंग वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ या इवेंट के साथ या वो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के साथ कैसे अटैच हो जाती है या डिटैच हो जाती है, उसके बारे में हमारा ये पूरा टॉपिक रहेगा। नाउ साइकोलॉजिस्ट आर दी सो बेसिकली हमारे पास साइकोलॉजी ऐसी है जहाँ पे हम लोग डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में लर्न करते हैं। तो जब हम बात करते हैं तो माइंड कैसे काम करता है, अगर वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को हमको इम्प्रूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी मेंटल कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में भी हमारे पास साइकोलॉजी में सब आंसर्स है। तो जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी एक्सपीरियंसेस के बारे में क्या बोला है, तो एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव का मतलब है हर एक बंदे का एक्सपीरियंस अलग होगा। हम जब बात करते हैं कि लेट्स से एक एग्जांपल ले लो कि जब आप कोई रोड पे एक्सीडेंट देखते हो तो वहाँ पे एक ही एक्सीडेंट के लिए जो अगर समझो वहाँ पे 25 लोग हैं, वो सभी 25 लोगों के अपने अपने अलग वे में एक्सपीरियंसेस होंगे और अलग एक्सपीरियंसेस में उनकी एक्टिविटी भी अलग होगी। तो एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर।
जब हम बात करते हैं, हमारे पास जब भी हम कोई भी बात करते हैं तो वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व और ऑल्सो नो समवन एल्स एक्सपीरियंस। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको खट्टा खा के कैसा एक्सपीरियंस लगा, तो वो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। आई कैन फील योर एक्सप्रेशन, लेकिन आपको उसका क्या एक्सपीरियंस, आपको अंदर से उसका क्या एक्सपीरियंस आया वो आप मुझे, मतलब कि मैं उसको विजिबल देखने के इतना विजिबली देख सकती हूँ, बट एट सर्टन लेवल, नॉट पूरा का पूरा मैं जजमेंट नहीं निकाल सकती हूँ। तो जब हम बात करते हैं एक्सपीरियंसेस की, एक्सपीरियंसेस के लिए हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्टली कोई टूल नहीं है जैसे मैं सभी का एक्सपीरियंसेस के बारे में मेजर कर सकूँ। सबका एक्सपीरियंसेस अलग होता है, वो सबके एक्सपीरियंसेस की डिग्री भी अलग होती है। तो जब हम बात करते हैं तो हम किसी के एक्सपीरियंसेस का ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि उसको वो एक्सपीरियंसेस कैसे हुआ, क्या हुआ, उसका कितना डीपनेस था, हम ये डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो जब हम बात करते हैं एक्सपीरियंसेस की, एक्सपीरियंसेस हमको हमारे कॉन्शियस मोशन, कॉन्शियस जब मैं होती हूँ उस टाइम पे मुझे एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी एक्सपीरियंसिंग पर्सन कैन बी अवेयर और कैन बी कॉन्शियस ऑफ हीज और हर। जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस है उस टाइम पे हम कॉन्शियस होते हैं। एक्सपीरियंसेस आर एम्बेडेड इन आर अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। जब भी हम बात करते हैं एक्सपीरियंसेस की, वो हमारे अवेयरनेस में, हमारे कॉन्शियसनेस में होता है। Psychologists have focused on experience of pain being experienced by terminally ill patient of or psychological pain felt in bereavement besides experiencing which lead to a positive feeling। जब हम बात करते हैं कि चलो ये किसी को एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस कैसे हुआ, उसके लिए कुछ मेंटल एक्टिविटीज़ होगी। अगर वो मेंटल एक्टिविटीज़ को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, कुछ उसमें थोड़े चेंजेस लेके आया जाए, तो वही एक्सपीरियंसेस को हम पॉजिटिव फीलिंग में चेंज कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है, जस्ट एक थोड़े से एग्जाम्पल्स है। जब भी कोई दो लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में आते हैं तो उनकी एक्सपीरियंसेस अलग होती है। जब कोई दो लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं तो उनका अलग बिहेवियर होता है। जब कोई योगी मेडिटेशन करता है तो वो अलग लेवल के कॉन्शियसनेस पे चला जाता है। जब कोई बंदा ड्रग लेता है, ओके, वो शायद बहुत हार्मफुल है, फिर भी वो अपने वो लेवल का एक्सपीरियंसेस अलग होता है। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग से आपको बता दूँ, हिंट दे दूँ। जब भी ये ग्रीन कलर का आप देखेंगे, ये एग्जांपल्स दिए हैं, तो ये एग्जांपल्स आप अपने बुक में या अपने जब आप आंसर्स लिखोगे उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, और ये अपने खुद के वर्ड्स में डाल सकते हो। इससे आपका राइटिंग करने का जो वे होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे एक थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है। अगर आप कोई भी क्राउडेड बस में ट्रैवल कर रहे हो, जिस दिन बहुत धूप है, उस टाइम पे आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। बट यही अनकंफर्टेबल कंडीशन अगर आपको पिकनिक में मिलता है, वहाँ पे आपके क्लोज फ्रेंड्स होती है, नई पर्टिकुलर जगह को आप एक्सप्लोर करते हो, तो वही जो आपका डिसकंफर्ट है उसको आप इंजॉय करोगे। तो बोलने का मतलब है कि आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो डिफरेंट, दोनों कंडीशन में एक ही चीज़ हो रही है, लेकिन आपका एक्सपीरियंसेस अलग होगा। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे फर्स्ट लाइन जैसे मैंने आपको बताई थी कि एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव, हर एक बंदे का एक्सपीरियंस अलग होगा। जब हम बात करते हैं बिहेवियर, ये भी बहुत बड़ी टर्म है यहाँ पे साइकोलॉजी में। बिहेवियर आर द रिस्पॉन्सेज और रिएक्शन वी मेक और एक्टिविटीज़ वी एंगेज इन। जब हम बात करते हैं बिहेवियर की, बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है जो हमारा रिस्पॉन्स है या रिएक्शन है। याद रखें, यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखा है और रिएक्शन लिखा है, यानी ये डायरेक्टली नहीं होता है, ये कुछ एक्टिविटी के बाद में आपको आप इसको डिस्प्ले करते हो। तो बिहेवियर क्या है, कुछ आपके रिस्पॉन्सेज है, कुछ आपके रिएक्शंस है, जो पर्टिकुलर चीज़ों के बाद होता है। वो क्या होगा, कैसे होगा, हम आगे देखेंगे। तो बिहेवियर रिस्पॉन्सेज है, रिएक्शंस है। जैसे कि मैं आप बात कर लूँ कि आपका बिहेवियर कैसा होता है। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको बहुत मतलब कि थोड़ा सा अनइजी लगेगा, थोड़ा सा आपको आपके हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगे। ये बिहेवियर्स आपके कभी कभी सिंपल हो सकते हैं, कभी कभी स्मॉल हो सकते हैं, कभी कभी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो बिहेवियर्स हम लोगों ने दो तरीके में एक्सप्लेन किया है। कुछ बिहेवियर ओवर्ट होते हैं, ओवर्ट यानी विजिबल होते हैं। कुछ बिहेवियर इंटरनल होते हैं जिसको हम कोवर्ट बोलते हैं। तो ओवर्ट और कोवर्ट ये भी वर्ड्स आपको आगे, मतलब कि आपको ये वर्ड्स आपको आगे दिखेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे लेट्स से आप कोई चेस के गेम खेल रहे हो, उस टाइम पे आपके जो मसल्स होते हैं, हैंड मसल्स, वो बार बार मूवमेंट करते रहते हैं,
और वो मूवमेंट के टाइम पे आपको अलग अलग टाइप का एक्टिविटीज़ दिखाई मतलब कि आपको जो फीलिंग्स होती है हैंड मूवमेंट में वो अलग होती है। आपके जितने भी बिहेवियर्स, ऑल बिहेवियर्स कोवर्ट और ओवर्ट आर एसोसिएटेड विथ आर ट्रिगर बाय सम स्टिमुलस इन द एनवायरमेंट और चेंजेस दैट हैपन इंटरनली। यहाँ पे ये बहुत थोड़ा सा बड़ा सा सेंटेंस है, लेकिन ये बार बार आपको आगे रिलेट करने को मिलेगा। तो जब भी हम कोई बिहेवियर जो कोवर्ट हो सकता है, ओवर्ट, ओवर्ट जो दिखता है, कोवर्ट जो नहीं दिखता है, वो एसोसिएट होता है या ट्रिगर होता है बाय सम स्टिमुलस। ये स्टिमुलस क्या है उसके बारे में भी हम लोग आगे जानकारी लेंगे, जो एनवायरनमेंट से मिलता है या फिर हमारे अंदर कुछ चेंजेस होते हैं उस टाइम पे हम ये बिहेवियर को डिस्प्ले करते हैं। तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ऐसी स्टडी है बिहेवियर की जहाँ पे हमारा एसोसिएशन होता है स्टिमुलस, जिसको हम एस बोलेंगे, और स्टिमुलस के बारे में हम क्या रिस्पॉन्स देते हैं, क्या रिएक्शन देते हैं, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो साइकोलॉजिस्ट स्टडी बिहेवियर एज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेज। ये अगेन मैंने आपको पर्पल कलर में दिखाया है, विच इज़ वेरी रिमार्केबल थिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी जो लास्ट टॉपिक होगा आज के लेक्चर का, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। जैसे मैंने बताया कि साइकोलॉजी डायरेक्टली नहीं आया था, साइकोलॉजी को हमने निश मार्केट में ले आने से पहले ये एक फिलोसॉफी के अंदर हम लोग इसको ट्रीट करते थे। तो साइकोलॉजी स्टडीज़ बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस एंड मेंटल प्रोसेसेस। ये तो अभी आपको थोड़ा इजीली आइडिया आ गया होगा कि साइकोलॉजी क्या है। एक बिहेवियर की स्टडी है, एक एक्सपीरियंसेस की स्टडी है, मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी है। जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी तो ये हमारे माइंड के वर्क के बारे में, हमारी मेंटल डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में और हमारे डिफरेंट बिहेवियर के बारे में स्टडी करती है। तो साइकोलॉजी इज़ नथिंग बट इट इज़ अ बिहेवियर ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़, बिहेवियर्स एंड दी एक्सपीरियंसेस। नाउ अभी जब हम बात करते हैं इंडियन ट्रेडिशन में, तो हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन, हमारी एनालिसिस, ये सब जो होती है वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस में हमने इसको बात किया है, जो मेजरली साइकोलॉजिकल के लिए अंडरस्टैंडिंग का एक नया वे ऑफ वर्किंग है। जब हम बात करते हैं इंडियन सोसाइटी, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ नॉलेज, ये सारी की सारी ह्यूमन बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस है। नाउ सबसे पहले साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन 1979 इन लिप्जिंग यहाँ पे ओपन हुई थी। हमारी सबसे पहले साइकोलॉजी की जो लेबोरेटरी थी वो 1879 में लिप्जिंग में खुली थी। जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जनरली कैटेगराइज एज अ सोशल साइंस। जैसे मैंने पहले भी बताया था, साइकोलॉजी हम दो बिहेवियर दिखाते हैं जब हम इंडिविजुअल होते हैं, जब हम सोसाइटी में होते हैं। तो ये बायोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल दोनों भी चीज़ों से कनेक्टेड है। इन इंडिया इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफर्ड इन द फैकल्टी ऑफ साइंस बोथ बाय द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। हम इसको मतलब कि अंडर ग्रेजुएशन में भी सिखाते हैं और हायर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इसको हम सिखाते हैं। जैसे कि अगर आप बीएससी पढ़ रहे हो, एमएससी पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग इसको साइकोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट हो सकता है। साइकोलॉजी आर न्यूरोसाइंस एंड दी कंप्यूटर साइंस, इन दोनों के साथ कनेक्टेड है, या साइकोलॉजी को हम बोल सकते हैं कि न्यूरोसाइंस और कंप्यूटर साइंस में भी साइकोलॉजी आती है। अभी ये कैसे आती है? ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स जो हम fMRI या फिर EEG, ये हमारी ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स है जो न्यूरोसाइंस वाले बहुत यूज़ करते हैं, जिसमें हमारी ब्रेन रिलेटेड जो भी स्टडीज़ है, प्रोसेसेस है, उसको हम लोग रियल टाइम में यानी लाइव देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। आईटी के बारे में अगर हम बताएं तो जैसे ह्यूमन और कंप्यूटर का जो इंट्रैक्शन है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था अगर हमको साइकोलॉजिकल कॉग्निशन प्रोसेसेस के बारे में नहीं मालूम होता। इसका मतलब है वापस हम बोलेंगे कि साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस एंड कंप्यूटर साइंस के साथ हम लोग ने इसको रिलेट कर सकते हैं। साइकोलॉजी टू पैरेलल स्ट्रीम के साथ बनी है, जैसे ऑलरेडी हमने बताया, बायोलॉजिकल, फिजिकल, और अभी हम लोगों ने न्यूरोसाइंस, सोशल और कल्चरल के लिए। साइकोलॉजी हमारी एक अलग से डिसिप्लिन है जहाँ पे हम लोग बायोलॉजिकल प्रिंसिपल के साथ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
इफ़ वी कैन कलेक्ट डेटा सिस्टमेटिकली अंडर कंट्रोल कंडीशन, जब भी हम बात करते हैं बिहेवियरल फेनोमेना को, तो अगर मैंने कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ब्रेन की अगर मैंने उसको सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया तो उसके बारे में उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए, जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे इसके पहले हमने देखा कि हमारे पास कुछ स्टिमुलस होती है और स्टिमुलस का हम लोग कुछ रिस्पॉन्स देते हैं, तो देयर इज़ अ रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट ये रिलेशनशिप है। अगर ये रिलेशनशिप को हम लोग अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आगे अगर यही सिचुएशन अगर अराइज होती है तो वो सिचुएशन को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। नाउ साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस क्या क्या फोकस करता है, जैसे हमने बताया बिहेवियर को फोकस करेगा, जहाँ पे एक बंदे का इंटरेक्शन साइकोलॉजिकली कैसे होगा। नाउ साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, यस साइकोलॉजी के जो रूट्स है वो हमको फिलोसॉफी से मिले हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन नहीं थी, वो पहले हम लोग इसको फिलोसॉफी के साथ इसको कंबाइन किए थे। Modern psychology has developed because the application of scientific method to study psychological phenomena। जैसे मैंने बताया कि ये एक साइंटिफिक स्टडी है, इसके ऊपर हम लोग कुछ प्रैक्टिकल्स करते हैं, वो प्रैक्टिकल्स के हम लोग रिजल्ट लेते हैं, रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं और उसके बाद में कुछ थ्योरी हम लोग डेवलप करते हैं, जो वो थ्योरी हम लोग जनरलाइज करते हैं। अभी जो वर्ड्स मैंने आपको बोले हैं ये आगे जाके आपको आगे इसके बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। तो साइकोलॉजी के बारे में जैसे मैं बताया ये एक फिलोसॉफिकल इसको सब्जेक्ट में से हम लोग ने इसको एक अलग से क्या बोलेंगे प्रेजेंट किया है और वहाँ पे हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशन से इसकी स्टडी करते हैं। Psychology was influenced by Descartes and later by the development in the physics has grown by following what is called as a hypothetico-deductive model। अभी ये जिसके बारे में मैं थोड़ी पहले बता रही थी कि ये क्या है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल क्या है। अगर आपने बिग बैंग थ्योरी सुना है, बिग बैंग थ्योरी वो है जहाँ पे हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारा यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ है। आप जाके देख सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी कैसे, मतलब कि उसके बारे में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, उसके बारे में आप और चाहिए तो थोड़ी जानकारी ले सकते हैं। ये बिग बैंग थ्योरी जो है वो हमको ये बताता है कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ। अभी जब भी हम कोई भी जनरलाइज करते हैं, कोई भी थ्योरी को जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज करना यानी वो सबको साथ शेयर करते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं शेयर करते। जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में रिसर्च किया जाता है। कोई भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, तो हम एक ही स्टिमुलस मल्टीपल लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, मल्टीपल लोगों का बिहेवियर, उनके रिस्पॉन्सेज, उनके रिएक्शंस, उनको हम लोग डेटा फॉर्म करते हैं, डेटा को एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस के बाद में उसके ऊपर हम लोग कुछ फर्दर थ्योरी बनाएंगे और वो थियोरी वो चीज़ें बार बार करेंगे और बार बार करने पे अगर एक ही जैसा रिजल्ट आता है तो उसको हम लोग जनरलाइज करते हैं। तो जो रिसर्च होता है वो शुरू होता है हाइपोथेसिस से। ये आगे जाके इसके बारे में मतलब कि आपको सम्स भी मिलेंगे अगर आप साइकोलॉजी में अपना स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। तो हाइपोथेसिस कैसे क्रिएट करते हैं, उसकी एक हाइपोथेसिस है क्या, ये एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होता है, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। जैसे कि एक सिंपल सा एकदम बहुत ही कॉमन सा मैं एक आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि लेट्स से अभी एक एग्जांपल ले लो, राम है, राम ने एक दिन में समझो 3 घंटा पढ़ाई किया, तो 3 घंटे पढ़ाई करने के बाद उसके जब एग्ज़ाम्स आए तो वो एग्ज़ाम्स के नतीजे ऑब्वियसली अच्छे थे, बट यही चीज़ अगर वो 3 घंटे की जगह 4 घंटे कर देता तो वहाँ पे उसके मार्क्स के ऊपर भी रिफ्लेक्शन आएगा। तो इसका मतलब है कि दो एक्टिविटी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और वो इंटरकनेक्शन का हम लोग पहले से एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे देते कि एग्जाम्पल कि स्टडी आवर्स का डायरेक्टली रिलेशन है हमारे मार्क्स के ऊपर, ये हमने हाइपोथेसिस क्रिएट कर दिया। अभी ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे सैम्पल्स यानी बहुत सारे बच्चों के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया, हर एक का सबका एक ही रिजल्ट आया, वो डेटा को हम लोगों ने एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद हमको ये समझा कि जो बच्चा ज़्यादा स्टडी आवर्स करता है उसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो ये चीज़ को हमने जनरलाइज कर दिया। तो ये शुरू होता है हाइपोथेसिस से।
यानी एक कोई चीज़ के बारे में मुझे अगर कुछ शुरुआत करनी है तो उसका एक टेंटेटिव हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, उसको प्रूव करते हैं। अभी प्रूव करने पे आपके पास दो चीज़ें होगी, आइदर वो फेल होगा या ट्रू होगा। तो अगर समझो हमारा हाइपोथेसिस फेल होता है तो उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, और अगर ये पास होता है तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। और हमारा एक जो डेटा होता है एम्पिरिकल डेटा, जो हमारा प्रयोग सिद्ध डेटा है, वो हम बाद में गैदर करके जनरलाइज करते हैं और वो थ्योरी हम लोग देते हैं सबको। तो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट क्या क्या थ्योरीज डेवलप करते हैं? साइकोलॉजिस्ट लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन, इमोशन, ये सारे के सारे जो रिलेटेड हमारे मेंटल प्रोसेसेस है उसके बारे में वो स्टडीज़ करते हैं, उनकी थ्योरीज बाद में जनरलाइज करते हैं। साइकोलॉजिस्ट इन सभी को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, यानी अगर किसी की मुझे लर्निंग बढ़ानी है तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। एक अगर किसी की मेमोरी रिटेंशन बढ़ानी है, किसी का अटेंशन या फोकस बढ़ाना है, किसी का चेंज करना है परसेप्शन, या किसी को मोटिवेशन देना है, किसी को इमोशनली क्या बोलेंगे स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं विद सर्टन ट्रीटमेंट्स। सो ये हमारे पास एक बायोलॉजिकल साइंस है, ये हमने क्या एक्सप्लेन कर दिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस है क्या। तो यस, साइकोलॉजी एक सोशल साइंस भी है जहाँ पे हम ह्यूमन बिहेवियर को सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं। अगेन यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि ये एक पूरा अलग से आपको टॉपिक, एक स्पेशलाइजेशन में एक पूरा सब्जेक्ट है सोशल साइकोलॉजी, जहाँ पे आपको इसके बारे में और स्टडी करने की मिलेगी कि एक इंडिविजुअल अपने जब वो अकेला होता है उसका बिहेवियर अलग होगा, बट वो अपनी सोसाइटी के साथ जाएगा तो आइदर वो बिहेवियर का अपग्रेडेशन होगा या डिग्रेडेशन होगा डिपेंडिंग अपॉन हिज एक्सपीरियंसेस। वो अभी हम देखेंगे, जस्ट अभी एक थोड़ा सा हिंट दे दिया। सो साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस एक डिसिप्लिन है जो फोकस करता है ह्यूमन बींग्स को सोशल बींग्स में। अभी अगेन यहाँ पे एक अच्छा सा बड़ा सा एग्जाम्पल दिया है, जस्ट टेल यू कि रंजिता और शबनम दो दोस्त थे, वो एक ही क्लास में पढ़ते थे। अभी रंजिता और शबनम का दोनों का अलग अलग बैकग्राउंड था। अभी वो क्या बैकग्राउंड है हम देखेंगे। जो रंजिता थी वो फार्मर फैमिली से थी, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और एल्डर ब्रदर फार्म में काम करते थे, ओके। और उनका जो गांव जो घर था वो गांव में था, जबकि रंजिता जो थी वो एक एथलीट थी, ओके। आई एम सॉरी, हम लोग ने पहले शबनम के बारे में पढ़ाई की है। तो जो शबनम रंजिता, ओके सॉरी रंजिता, ओके आई एम सॉरी करेक्ट, वापस हम लोग जाएंगे। रंजिता के बारे में बात हो रही है। रंजिता एक एथलेट थी, ओके, और वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर के स्कूल के लिए, मतलब कि उसका रिकग्नाइजेशन भी था। तो वो सबको मिलने के लिए, यानी वो एक आउटगोइंग पर्सनालिटी थी, सबको मिलना जुलना उसको पसंद था, उसके दोस्त भी अच्छे खासे थे। लेकिन जब मैं बात करती हूँ शबनम की, तो शबनम उसके मम्मी के साथ सेम गांव में रहती थी। उसके जो डैडी रहते थे वो गांव, मतलब कि थोड़ी ऑफिस की एक्टिविटीज़ से वो टाउन में रहते थे। तो शबनम वॉज अ गुड आर्टिस्ट, शबनम एक अच्छी आर्टिस्ट थी और वो अपने घर पे अकेले रहना पसंद करती थी, अपने छोटे भाई का ख्याल रखती थी। तो वो जनरली एक शाई टाइप का बिहेवियर था और वो लोगों से मिलना थोड़ा अवॉइड करती थी। अभी वहाँ पे एक बार क्या हुआ, एक बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बारिश की वजह से वहाँ की जो रेन थी, जो रिवर थी, वो ओवरफ्लो हो गई और गांव में बाढ़ आ गई। अभी उस टाइम पे क्या हुआ कि शबनम का जो घर था वो डूब गया और वो रंजिता के घर पे रहने आई गई उसके मम्मी और भाई के साथ। अभी रंजिता तो बहुत खुश थी कि उसको किसी की फैमिली को मतलब कि हेल्प करने का मौका मिला और उनको कंफर्ट करने के लिए उसने पूरे सारे के सारे इंतज़ाम किए। जब वापस पानी चला गया, ओके, तो रंजिता की मॉम और ग्रैंड मदर भी शबनम के मदर को, मतलब कि उनका घर सेटल करने के लिए वापस उनके मतलब कि उनको हेल्प किया। अभी दो फैमिली अच्छी क्लोज आ गई, रंजिता और शबनम अभी और अच्छे दोस्त बन गए। अभी ये एक एग्जांपल है जहाँ पे रंजिता और शबनम के बारे में हम लोगों ने दो डिफरेंट पर्सनालिटी थी, बट बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशन दे कम अक्रॉस और वो उन्होंने एक दूसरे को हेल्प किया। बट ये चीज़ें हर बार नहीं होती है। अगेन आई विल रिपीट, जब हम बोलते हैं कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में सब लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं बिना कोई रिटर्न के अट्रैक्शन में,
वो एक बिहेवियर होता है जिसको प्रो सोशल बिहेवियर बोलते हैं, आगे आएगा आपको। लेकिन ये हर बार नहीं होता है, बहुत सारे लोग इसके ऑपोजिट भी बिहेव करते हैं, वो ज़्यादा एंटी सोशल बन जाते हैं और सिमिलर जो अगर इस तरीके का कुछ क्या बोलेंगे सिचुएशन आता है तो वो लूटिंग भी करते हैं या सामने वालों को ज़्यादा उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो साइकोलॉजी डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर, ओके। द साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस विथ फोकस ऑन द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज इन रिलेशन टू देयर सोशो कल्चर एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। तो सोशियोलॉजी साइकोलॉजी क्या है, एक ऐसा सोशल साइंस है जो इंडिविजुअल को और उनकी कम्युनिटीज़ को रिलेशन के लिए एक साथ उनके बिहेवियर को हम लोग नोटिस करते हैं। तो आज हमारा यहाँ पे ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये लर्न करने के टाइम पे इजी रहा होगा। आप हमको हमारे कमेंट्स में लिख के दे दीजिए कि क्या चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छी लगी या क्या चीज़ें आपको जहाँ पे लगा कि वो और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए। तो आज के लिए मैं यहाँ पे ये ख़त्म करती हूँ, आगे के वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करिए। थैंक यू।